और क्या हाल चाल, पढ़ाई अच्छी चल रही है? बताइए। हम लोग पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम। इसके पहले के वीडियो में हम लोग पढ़े थे परिसंचरण। हाँ, परिसंचरण पहले पढ़े थे, उसके बाद उत्सर्जन पढ़े थे। ठीक है, यानी कि इसके जस्ट पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके पहले पढ़ा था हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम। बताओ, याद करो सब कुछ। एक वीडियो में सब कुछ क्लियर हो रहा था। बताइए, हम लोग उत्सर्जन पढ़ रहे थे, तो उत्सर्जन से मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस का जवाब कौन देगा? बताओ, कौन देगा? जल्दी से हाथ खड़ा कर, मतलब खड़ा कर दो। कौन देगा? क्लास में रहो तो ऐसे बोल दो भाई वोटिंग करवा लो। ले, यहाँ तो कोई वोटिंग होती नहीं, यहाँ पे सब लोगों को जवाब देना पड़ेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम से एक सवाल है कि हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, फंक्शनल यूनिट क्या होती है? बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हेनले ऑफ लूप कहां पाया जाता है? बस, हेनले ऑफ लूप कहां पाया जाता है? इन दोनों का जवाब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चाहिए। आज का टॉपिक है पादपों में परिवहन। ठीक है, और इस टॉपिक के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। कौन सा? जैव प्रक्रम। फिर इसके हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो पादपों में परिवहन क्या होता है कि जिस प्रकार मनुष्यों में, ठीक है, परिवहन होता है, भोजन का परिवहन होता है, ठीक है, रक्त का परिवहन होता है, पोषक तत्वों का परिवहन होता है, ठीक उसी प्रकार पादपों के अंदर भी पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए परिवहन होता है। ठीक है, पौधों को पूरे भाग, पौधे मतलब जो पौधा होता है, लाइक के ट्री, यहां पे नहीं दिखाता मैं, पौधे को पूरे भाग में जल और खनिज पदार्थ, ठीक है, मिट्टी से प्राप्त करके, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करता है? जड़। ठीक है, जल और खनिज पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करता है, जड़ उसको सोखता है, अवशोषित करता है, फिर उसको जाकर के पत्ती वत्ती तक पहुंचाता है ना, यानी कि पौधे के विभिन्न भाग तक पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? देखो, पौधे के द्वारा, पौधा जो होता है, हरा पौधा, ये देखो, ये हरा पौधा है। ठीक है, तो हरा पौधा क्या कर रहा है? हरा पौधा सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है। ठीक है, यही हरा पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की क्रिया करके क्या बनाता है? फूड बनाता है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। उसका वीडियो नहीं देखो तो जाकर के देख लो, चैनल पर अपलोड है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक, मतलब फोटोसिंथेसिस क्या है पूरा डिटेल से समझाया हूं वहां पर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है और फूड बनाता है, खाना बनाता है, और इसके लिए क्या जरूरी होता है? सनलाइट। ठीक है, और ये रिएक्शन कहां पर होती है? तो सर वो होती है पत्ती में। तो खाना अगर पूछे कहां बना तो क्या बताओगे? खाना बना पत्ती में। तो भाई पत्ती से भोजन और भाग तक पहुंचाना होगा ना, परिवहन करना होगा ना। तो पौधे के अंदर दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पादपों में परिवहन के लिए दो ऊतक जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, पहले ऊतक को हम लोग बोलते हैं जाइलम ऊतक, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पहले को हमने बोला जाइलम ऊतक और दूसरे को हमने बोला फ्लोएम ऊतक। ठीक है, पहला क्या है? जाइलम ऊतक, जाइलम टिश्यू, और ये क्या है? फ्लोएम। ठीक है, तो हमारे पास कितने टिश्यू हैं? हमारे पास दो टिश्यू हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, बताइए यहां तक आपको क्लियर है कि नहीं? दो टिश्यू हैं। देखिए, हमको पता है कि पौधा से पूछा जाए वाटर कौन ले जाता है, तो भाई साहब ये है रूट, जड़।
ठीक है, और ये क्या करती हैं, वाटर ले जाती हैं। तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने आपको बोल दिया कि इसके अंदर दो टिश्यू हैं, जाइलम, जा से जाइलम होता है और जा से जल होता है, ठीक है, तो जाइलम क्या करती हैं, जल का परिवहन करती हैं, ठीक है, जल का परिवहन करती हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कौन करता है, जल का परिवहन पौधे के अंदर तो करता है जाइलम ऊतक, ठीक है। ये हमारे पास यहां पे मृदा भरी पड़ी है, ठीक है, यहां से जल जा रहा है। तो मुझे ये बताओ, जल ऊपर से नीचे तो आ नहीं रहा ना, जल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। बताइए जल किस प्रकार से जा रहा है, ये जड़ है हमारे पास, जड़, जड़ से जल अवशोषित करके दबाव डाल के कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जल ऊपर जाएगा, यहां पर पहुंचेगा H2O, और क्या पहुंचेगा, और पहुंचेगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड H2O। इसके पास क्लोरोफिल होता है, फिर जाकर के आगे रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। 6 CO2 + 6 O2, ठीक है, 6 H2O + 6 CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है और ऑक्सीजन वो निकाल देता है, ठीक है। तो देखो जल ऊपर जा रहा है, जल जब ऊपर जाता है, ठीक है, एक चीज याद रखना, जल जब ऊपर की तरफ जाता है तो इस गति को बोलते हैं ऊपरी मुखी गति, ठीक है। तो जाइलम टिश्यू के अंदर ऊपरी मुखी गति होती है। और आपको बता दें जाइलम के बारे में, जाइलम टिश्यू मृत ऊतक होते हैं, ठीक है, जाइलम टिश्यू कैसे ऊतक होते हैं, मृत। लेकिन जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं, कौन से टिश्यू, जो फ्लोएम, ये देखो इंग्लिश मिस्टेक, फ्लोएम टिश्यू, जो फ्लोएम टिश्यू होते हैं ना, वो सर जीवित ऊतक होते हैं, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। लेकिन जो जाइलम, जो जल का परिवहन करते हैं, कौन, एक ऊपरी दिशा में, ऊपरी मुखी दिशा में, इसको बोलते हैं ऊपरी मुखी दिशा, यानी कि नीचे सीधे ऊपर की तरफ ले जाता है जल, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग जाइलम टिश्यू, ठीक है। जल क्या करता है, जल एवं उसमें विलेय खनिज लवणों को क्या करता है, ले जाता है, ठीक है। ये जल का परिवहन करता ही है, लेकिन जल में विलेय खनिज लवणों को भी वो ले जाता है। कौन सा टिश्यू, तो सर वो ले जाता है जाइलम टिश्यू, ठीक है। अब जब जाइलम टिश्यू जल ले जा रहा है तो भैया जो इसकी दीवार होगी बहुत मोटी होती है। जाइलम टिश्यू की दीवार जो होती है ना, वो जाइलम टिश्यू की दीवार बहुत मोटी होती है, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होता है, जो जाइलम होता है, जाइलम, जल ऐसे तो चला जाएगा नहीं, जब सनलाइट पड़ती है इस पत्ती में, समझना, पत्ती में क्या होते हैं, पत्ती में होते हैं स्टोमेटा, ठीक है, रंध्र। जब सनलाइट पड़ती है पत्ती में तो सनलाइट से क्या होता है, पत्ती के रंध्र से जल सूखता है। सूरज पड़ेगी सूखेगा ना, जैसे कपड़े, गीला कपड़ा सूरज धूप में डाल दे तो सूख जाता है, उसी तरह वो खींचता है और वाष्प बन के जल उड़ जाता है। जिस प्रकार से सनलाइट, सूरज रंध्र से जल को निकालता रहता है ना, वहां पे बहुत अधिक दबाव पड़ता है। यहीं पे पत्ती में जब रंध्र में बहुत अधिक दबाव पड़ेगा तो यहाँ पे रूट से जल प्रेशर से ऊपर चढ़ेगा। कैसे चढ़ता है जल, कोई मोटर तो लगी नहीं कि टुल्लू लगा हुआ है, बटन दबा दिया चल गया, जल चढ़ने लगा पौधे में, नहीं। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, किसकी, वाष्पोत्सर्जन, जिसके द्वारा पादप अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से रंध्रों के जरिए वायुमंडल में निकाल देता है, ठीक है। जब सर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ना, तो जल कहां पर जाता है, जल वायुमंडल में चला जाता है। कौन सा जल, जो इस पत्ती के पास जल है,
जब वो जल वायुमंडल में जाता है तो वो वहां पे एक प्रेशर पड़ता है, जब वो जल निकलता है तो फिर नीचे से जल चढ़ जाता है। इस तरह करके जल चढ़ता है। इसमें अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लेंगे कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादप अपनी जड़ों से प्राप्त नमी को, जड़ से जो नमी प्राप्त होती है उसको जलवाष्प के रूप में अपनी पत्तियों से रंध्रों के जरिए वायुमंडल में निकाल देता है। कैसे? जलवाष्प के रूप में। जल वायुमंडल में चला जाता है, किसके रूप में? जल वाष्प के रूप में। अगर पूछे कौन निकालता है तो पत्तियों के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उनके जरिए जलवाष्प जल निकल जाता है। ठीक है, अब देखो ये तो दिन के समय की बात है। दिन के समय भाई सूरज रहा, प्रकाश डाला, जल सूखा, फिर नीचे चढ़ गया। लेकिन रात्रि के समय क्या होगा? रात में क्या होगा? तो रात्रि के समय सूर्य की अनुपस्थिति में मूल दाब जल को ऊपर की दिशा में ले जाता है। ठीक है, रात्रि के समय में मूल दाब जिसको हम लोग बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, ये तो दिन की बात है। लेकिन रात्रि के समय में क्या होता है? ये तो हमने बात कर लिया डे की बात, ये तो होगा डे। ठीक है, नाइट के अंदर क्या होता है बताइए? नाइट के अंदर क्या होता है? हैं? बताओ जरा, कुछ होता है क्या? होता है ना भाई, क्या होता है? रूट जो है ना, रूट के अंदर रूट प्रेशर डालती है, दबाव बनाती है, और जिसके द्वारा दबाव बनाती जल ऊपर से सुट्ट से चढ़ जाता है। कैसे? सूंग से चढ़ जाता है जल ऊपर, है ना? है ना? तो देखो, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल चढ़ता है, मूल दाब के द्वारा जल चढ़ता है, और जल को चढ़ाने के लिए दो बल और काम करते हैं। एक को बोलते हैं ससंजक बल और दूसरे को बोलते हैं असंजक बल। फिजिक्स में आप लोग इसको पढ़ेंगे, ससंजक बल। ठीक है, एसेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स करके हैं। ठीक है, ससंजक बल और असंजक बल भी जाइलम के स्तंभ में जल को ऊपर ले जाने में सहायक होते हैं। ठीक है, जो जाइलम टिश्यू होता है उसके स्तंभ में जल को ऊपर ले जाने में सहायक होते हैं। ठीक है, ससंजक बल और असंजक बल भी जल परिवहन में सहायक होते हैं, इनके द्वारा भी सर जल ऊपर चढ़ता है। फिर देखो फोर्थ पॉइंट, देखो फोर्थ पॉइंट क्या है कि वाष्पोत्सर्जन ताप नियमन में भी सहायक होता है। ठीक है सर, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन ताप नियमन में, ताप नियमन बोले तो टेम्परेचर रेगुलेशन। अब देखो इसके अंदर जल है, ठीक है, यहां पे जल कैसा है? वाटर कैसा है? कोल्ड, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी है। ठंडा ठंडा पानी से नहाना चाहिए, है ना? पढ़ना आए भी ना आए, पढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, बस वही है। ठीक है, ताप नियमन में सहायक मतलब क्या होता है? यहाँ से गर्म ऊपर गर्म हो जाता है पानी सूर्य के प्रकाश से, तो जब वो पानी निकल जाता है तो नीचे ठंडा ठंडा पानी पहुंच जाता है, तो जिससे टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकल जाता है तो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। ठीक है, शरीर ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जब टेम्परेचर इसका रेगुलेट हो जाता है तो ये थोड़ा सा ठंडा महसूस करता है। ठीक है, चलिए, तो फाइनली ये आपका था जाइलम। ठीक है, ये क्या था? ये था आपका जाइलम टिश्यू। ठीक है, ये पूरी डिटेल है, और जितना भी है जाइलम के बारे में उतना मैंने आपको बता दिया, जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। यदि आपको इससे ज़्यादा थोड़ा सा नॉलेज लेनी है, ठीक है, थोड़ा सा और ज़्यादा कुछ जानना है, ठीक है, अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो थोड़ा सा बुक खोल के देखो, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, है ना? बहुत कुछ समझने को मिलेगा आपको। लेकिन जितना बेसिक से लेकर के हाई लेवल का था उतना मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। ठीक है, अब फाइनली हम लोग कूदेंगे फ्लोएम टिश्यू की तरफ। किसकी तरफ कूदना है इस बार? इस बार कूदना है सर हमें फ्लोएम टिश्यू की तरफ।
पौधे में जल ऊपर की तरफ इसलिए चढ़ता है क्योंकि वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाला दाब बहुत अधिक होता है जो जल को अपनी ओर खींचता है। वाष्पोत्सर्जन, सूरज पत्ती से जल खींचता है, लेकिन जब वो एक बूंद उधर निकलता है तो नीचे से एक बूंद फिर चढ़ जाता है ऊपर, ठीक है, इस तरह होता है। अब देखते हैं फ्लोएम टिश्यू के बारे में। तो मैं सर इसको मिटा दूं, यदि आपकी इजाजत हो तो मिटा दूं। चलिए, जाइलम टिश्यू यहां तक पढ़ लिए थे। फ्लोएम टिश्यू के बारे में हम कुछ देख चुके हैं। जैसे ये एक जीवित ऊतक होता है, ये भोजन तथा खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन करता है। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न विलेय पदार्थों का वाहन करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ग्लूकोज वगैरह उत्पन्न होती है, ठीक है, वो एक प्रकार से विलेय होती है, ठीक है, जल में विलेय या किसी भी प्रकार से, क्योंकि ग्लूकोज होता है तो उसको स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? वो फ्लोएम करता है, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, सो मत जाना, लेकिन तुम लोग को तो लेक्चर डे में मिलेगा ना। फाइनली अभी का टाइम देख रहे हो, 11 बज रहे, 12 बजने वाले, 11:45 हो गए हैं, ठीक है। उत्सर्जन करता है। तो देखो, ये जो फ्लोएम टिश्यू होता है ये बहुदिशीय में चलता है, बहुदिशीय टाइप में होता है। जैसे हमारा एक देखो, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक एक कैरेट, ये देखो, ऐसे कैरेट के ऊपर पत्तियां होती हैं। बताओ, कैरेट खाए हो कि नहीं? बोलो भैया, खाए तो बहुत हैं, लेकिन उसके पेड़ में कभी नहीं गए हैं। मैं तो पेड़ में काहे नहीं गए बताओ, पता करना चाहिए ना। अब कुछ बच्चे तो खाए होंगे तो खाली वो इसको खाए होंगे, ऊपर देखे ही ना होंगे ऊपर क्या होता है। जो देखो समझ लो, इसमें से सर जो ये ऊपर वाला भाग है ये कहाँ रहता है सर? ये वायुमंडल में रहता है। और ये निचला भाग कहाँ रहता है? ये निचली सतह मिट्टी की सतह में दबी होती है, ठीक है। तो भैया ये इतना ज्यादा ये कैसे बन गया कैरेट? बताइए, कोई बता सकता है? इतना मोटा है ना, इतना मीठा मीठा, इतना अच्छा ये कैरेट कैसे बन गया? गाजर का हलवा मेरे को बहुत पसंद है। एक बार तो मैं यहीं पर जहाँ पे रहता हूँ ना, यहीं पर मैं ले आया था, किसी से बताना नहीं, है ना। मैं ले आया था गाजर 2 किलो, और मैंने उसको धुला, कुकर में उबाला। तो पहले तो कुकर में आ ही नहीं रहा था, फिर किसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके दबा दबा के उबाला। फिर उसको भाई साहब उबाल के मैं कढ़ाई में पकाया, समझो करीब उसे आधा 1 घंटा मेरे बर्बाद हुए, लेकिन इतना वाहियात हलवा बना था, है ना, इतना खराब बना था मेरे से कि मतलब वो खा ही नहीं जा रहा था। लेकिन अब क्या करें, उसमें इतना ज़्यादा घी डाला था, फिर चीनी डाला था, फिर उसे खाना पड़ा। सोचो, तो मिट्टी की सतह पर दबा रहता है, तो कैसे होता है भाई? तो इसके ऊपर भैया हमें पता है, इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, भोजन बनेगा और कोई अन्य दूसरा पदार्थ बनेगा। फिर ये दूसरा पदार्थ क्या करेगा? इसके अंदर फ्लोएम टिश्यू है। कौन से टिश्यू? फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू के माध्यम से ये क्या होता है? संचित होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का हो रहा है ऊपर, लेकिन ये नीचे जाकर के संचित हो रहा है, यहां वहां करके धीरे धीरे करके गाजर बन गई, गाजर बन गया, मूली बन गया, आलू बन गया, ठीक है, पौधे पेड़ में फल बन गए, आम लग गए, ठीक है। ऐसे करके ये संचित होता रहता है फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण, अंगों, फलों, बीज तथा वृद्धि वाले अंग में ले जाता है, ठीक है। फलों, बीज, ठीक है, तथा वृद्धि वाले अंगों में
भोज्य पदार्थ को, भोज्य पदार्थ कौन सा भोज्य पदार्थ? जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बना है, भोज्य पदार्थ को ले जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए सर कौन ले जाता है, तो वो ले जाता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू ले जाता है। ठीक है, बताइए समझ में आया यहां तक? कोई दिक्कत है? जाइलम फ्लोएम, देखो जा से होता है जल, जाइलम की बात आ जाए तो जल का श्रावण, जल का परिवहन करते हैं, और फल, फा से आता है फ्लोएम, फा से आता है फल, यानी कि भोज्य पदार्थ का श्रावण करते हैं। ठीक है, चलिए इसको लिखना था, क्या लिखना होगा तो हट गया, लिख लो अब। ठीक है, बाकी इमेज बना लेना अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है, तो यार अपनी फेयर कॉपी आप लोग एक बार चेक करवा देना, चेक करवा देना, क्या व्हाट्सएप पर भेज देना। जिसकी कॉपी बेस्ट होगी मैं सच में उसको इनाम दूंगा। इतना मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, आज तो मैं है ना अनाउंस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि मैं उन बच्चों को इनाम दूंगा। वो होनहार बच्चे हैं भारत के, है ना, वो भविष्य हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पादप में उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट। ठीक है, जो पादप होते हैं, ये पादप पौधा है, ये अपने एक्सक्रीटरी मटेरियल को कैसे बाहर निकालता है? ठीक है, कैसे बाहर निकलता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट? तो देखो पादपों में श्वसन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, व अन्य उपापचयी प्रक्रियाओं से बहुत से अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, तो क्या होता है सर कि पादपों में श्वसन, ठीक है, फिर प्रकाश संश्लेषण तथा अन्य उपापचयी पदार्थों से, अन्य उपापचयी क्रियाओं द्वारा, अन्य उपापचयी क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, इनके द्वारा क्या क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है, और उसी को पौधे बाहर निकालते हैं। कैसे बाहर निकालते हैं? जैसे एक आता है गैसीय अपशिष्ट पदार्थ, है ना, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ। तो गैसीय अपशिष्ट पदार्थ तो आपके सामने बिल्कुल सिंपल है। पहला है ऑक्सीजन, ये अपशिष्ट पदार्थ है गैसीय। दूसरा क्या है सर? दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये सर क्या है? तो ये गैसीय अपशिष्ट पदार्थ हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इनका निष्कासन कैसे किया जाता है? इनका जो निष्कासन है वो रंध्रों द्वारा विसरण की क्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है, रंध्रों द्वारा विसरण की क्रिया द्वारा किया जाता है। जो रंध्र होते हैं यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा से क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाता है। जो ऑक्सीजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयोग किया जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है वो श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक आया। अब देखो पादपों में अधिक मात्रा में जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा रंध्रों से होकर वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है, पादपों में जो जल होता है, बहुत ढेर सारा जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा रंध्रों से वायुमंडल में चला जाता है। वाष्पोत्सर्जन फलों व तनों की सतहों में भी हो सकता है। ठीक है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया वह फलों और तनों में भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज समझ लेना। 12 बज गए है ना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? तनों में भी, फलों में भी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया
हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देख रहे थे भैया कि स्क्रीटरी पदार्थ कैसे निकालते हैं। जैसे आप लोग गोंद देखे हैं, गोंद, बताइए, गोंद, लेटेक्स, बताओ, रेनिन, गोंद, लेटेक्स, रेनिन, टेनिन, रेजिन, राल जिसको बोलते हैं, राल, रेजिन, टेनिन, ये सभी क्या होती है, ये सभी पादपों के एक्सक्रीटरी पदार्थ होते हैं। जैसे सफेद सफेद आप लैटेक्स देखे होंगे, दूध की तरह होता है, जस्ट बिकॉज दूध ही होता है वो, बस पिया नहीं जाता वो। ठीक है, बिल्कुल व्हाइट। तो उसमें क्या करते हैं, पेड़ में कट लगा देते हैं, एक बाल्टा लगा देते हैं, फिर उस बाल्टा में वो दूध भर जाता है, लैटेक्स, रबड़ बनाया जाता है उससे। ठीक है, इसी तरह आप लोग गोंद देखे होंगे, गोंद, गम। जब जब क्या होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं ना, वहीं से समझ में आएगा, हाँ वहीं से, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस जो माँ बच्चा पैदा करती है, उस माँ को क्या खिलाया जाता है, उस माँ को लड्डू जैसा कुछ खिलाया जाता है ना। उस लड्डू जैसे में काजू, किशमिश, बादाम, छोहारा, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक चीज़ें डाली जाती हैं भैया, खाने के लिए उनको दी जाता है, उसमें गोंद भी डाला जाता है, गोंद। ठीक है, जहाँ से आप किराना की दुकान पे जाओगे, गोंद बोलोगे तो आपको गोंद देगा। वो गोंद एक पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, खराब पदार्थ है। ठीक है, पौधे किसी काम का नहीं था, पौधा बोला ले भगा दे। इंसान जा रहा था, बोला देखो अबे यार गोंद है क्या, ले आ दे दे इसको, इसको तो मैं उसमें डाल के खाऊंगा, लड्डू बना के खाऊंगा इसका, ऐसे बोल देगा। ठीक है, तो देखो पादपों में उपापचयी अभिक्रियाओं से कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। सर जो पादपों के अंदर उपापचयी क्रियाएं होती, इससे क्या होता है, इससे कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। ठीक है, और वो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ गोंद, लैटेक्स, रेनिन नहीं होता सर, रेनिन नहीं होता। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, रेनिन के बारे में जानकारी थोड़ा सा कलेक्ट कर लेते हैं। व्हाट इज मीन्स अबाउट रेनिन देख लेते हैं, बताइए। देखना अभी अभी मेरे को देखो, मेरे को, मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, इससे बोलूंगा, इससे रेनिन क्या होता है। जस्ट अ मोमेंट। ओ भाई, बारिश हो रही, ये तो रेनिंग लिख दिया यार, बारिश वारिश नहीं हो रही, रेनिन पूछ रहा हूं, अब लिखना ही पड़ेगा, रे निन। सुनो, भारत कोश के मुताबिक रेनिन अंग्रेजी रीनिन एक प्रकार का एंजाइम है जो आमाशय में उपस्थित एक ग्रंथि से स्रावित होता है। दूध के पाचन के लिए शरीर में रेनिन नाम के एंजाइम की जरूरत होती है। ये एंजाइम आमाशय में मौजूद एक ग्रंथि से निकलता है। यह एक बच्चे के जन्म से लेकर 3 साल तक ही स्रावित होता है। समझ रहे हो सर, रेनिन एक एंजाइम होता है। मैं यहाँ पर ये टेनिन रेजिन था ना, तो मैं उसको रेनिन समझ लिया था, वैसे ही लिख दिया था। ठीक है, तो जो पादपों में उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती, किसके अंदर, पादप के अंदर। कौन सी रिएक्शन, तो वो होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन। और वही मेटाबॉलिक रिएक्शन के द्वारा किसका निर्माण होता है, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है, ये सारी चीजों का निर्माण होता है। फाइनली सर आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ये चैप्टर यहीं से आपका खत्म हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, नोट्स आप लोग बनाए होंगे और उस नोट्स को आप लोग इंस्टाग्राम में सेंड करिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। ठीक है, और आइए चलिए हम लोग एक वो सुनते हैं, शायरी सुनते हैं, फिर इस चैप्टर को फाइनली नए अंदाज में खत्म तो हो ही गए, बस सब सेलिब्रेशन है, बस धूम धड़ाका करना है ना। देखो कि जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है ना, तो आप उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते ना, वो जल्द ही बंजर हो जाया करते हैं। ठीक है,
इस चीज़ को। यदि आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपको रोकते हैं, ये चीज़ें करते हैं ना, तो थोड़ा सा उनकी बातों को मानिए, क्योंकि उनके पास वो एक्सपीरियंस है जो शायद आपके पास नहीं है। लेकिन कई जगह पर पेरेंट्स भी गलत होते हैं, ठीक है, तो आप उनको नज़रअंदाज करके आगे निकल जाइए, ठीक है। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे को ना कभी भी दूसरे के साथ कंपेयर मत करिएगा, और अपने बच्चों को कभी भी टोका टाकी दिन भर, ठीक है, तू ये नहीं कर सकता, तू ये बेकार है, तू गधा है, तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे मत बोलिए। नहीं तो अभी तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब वो अपनी जिंदगी जिएगा ना, तब उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत नीचे होगा, ठीक है। ऐसा मत बोलिए आप, क्योंकि आज फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आगे आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत मायने रखेगा, ठीक है। तो इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसे वर्ड अपने बच्चों को उपयोग ना करें, ठीक है। तो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए लाभकारी होंगे। तो फाइनली आज का वीडियो फाइनली यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। आज का क्या, ये पूरा टॉपिक ही ख़त्म हो गया, तो बस अब आपको सेलिब्रेशन करना है, आपको बस नाच गाने करना है, ठीक है। तो देखो, अच्छे से पढ़ते रहना, और भी टॉपिक्स को बुक खोल करके पढ़ना, क्योंकि बुक्स में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो शायद आपका बायोवन भैया भी नहीं बताया है, ठीक है। तो बुक्स को आप लोग जरूर खोल करके पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।